अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 87 यानी 87। जैसे कि आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि मुल्क भर में क्या हो रहा है, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर और माशी सतह पर। सियासी सतह पर बीजेपी मजबूत हो रही है, समाजी सतह पर बीजेपी की एमा पर कट्टर हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं माशी सतह पर यानी इकोनॉमिकल लेवल पर हिंदुओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है, मुसलमानों के पास से चीजें खरीदने का बायकॉट करके। बहरहाल इन सब के तार कहीं न कहीं आरएसएस मतलब बीजेपी या फिर ये जो दोनों ही एक दूसरे के वजूद के जामिन है उन्हीं से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने हाल ही में यानी पिछले 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे या यौम तासीस मनाई है। इसीलिए बात करते हैं बीजेपी की ही आरएसएस के बारे में आगे देखेंगे। बात करेंगे बीजेपी की हालिया ताकत की कि ये कैसे इतनी ताकतवर हुई या फिर ये कैसे इतनी फिरका परस्त बने, बकौल बीबीसी के एक रिपोर्ट के। 1992 बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का अफसोसनाक वाकया आपको याद ही होगा। उस वक्त जिस हुजूम ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, उस हुजूम की क़यादत इसी भारतीय जनता पार्टी और इसको पैदा करने वाली आरएसएस के लीडर्स कर रहे थे। ये भी सभी को पता है कि इन लीडरों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फला फला उनके नाम काबिल जिक्र है, लिखे हुए हैं बीबीसी की रिपोर्ट में। इसी रिपोर्ट के इक़्तिबासात यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे बीजेपी ताकतवर बनी और फिरका परस्ती का हाई लेवल उसने टच किया। स्कॉलर के एन पुनिकर के मुताबिक 1 सितंबर से 20 नवंबर 1990 के दरमियान मुल्क में 116 फिरकावाराना फसादात हुए, जिनमें 564 लोग मारे गए। इसका असर इलेक्शंस पर नजर आया और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो थी बीजेपी। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के चंद ही बरसों के अंदर बीजेपी ने मरकज में हुकूमत बनाई और अब भी ये मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में फल फूल रही है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भी बताती है। हिंदुत्व पर कई किताबें लिखने वाले राइटर धीरेन्द्र झा कहते हैं कि मेरे हिसाब से अगर रथ यात्रा ना होती तो बाबरी मस्जिद मुनहदम ना होती। ये एक अहम मोड़ था, ये एक किस्म की लहर पैदा करने में कामयाब हो गई जो बिलाखिर बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर खत्म हुई और बीजेपी को एक नई शक्ल दी। झा कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ तरक्की ही नहीं कर रही बल्कि वो मजीद फिरका परस्त होती जा रही है। दरअसल वो खुलेआम फिरका परस्त होने लगी है, जिसकी मिसालें हैं इसके वो लीडर्स जो खुलेआम एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं। साल 1980 में आरएसएस से जुड़ी तंजीम भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की शक्ल बदल गई और वो बीजेपी बन गए। इससे पहले साल 1951 में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बीजेएस की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इस पार्टी के अहम मकासद वही हैं जो आज बीजेपी के हैं, जैसे कि हिंदू शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों, पाकिस्तान और कांग्रेस की खुशामद की मुखालिफत, जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल तौर पर भारत में ज़ब्त करने के लिए आर्टिकल 370 का खात्मा, गाय के ज़बीहा पर पाबंदी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर मजहब के लिए खुसूसी कानून के बजाय एक ही कानून। इनमें से पूरे ही मुतालबात उसके पूरे हो चुके हैं सिवाय यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जिस पर काम तेजी से जारी है और शायद अनकरीब यही सूरत हाल रही तो ये भी पूरे भारत में नाफिज कर दिया जाएगा। साल 1984 के इलेक्शन में यानी इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस को जहां मुकम्मल अक्सरियत मिली थी तो वहीं इस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें ही हासिल की थी, जिसके बाद इस पार्टी ने फैसला किया कि अब वो सेकुलर तो नहीं लेकिन सख्त गिर हिंदुत्व का रास्ता अपनाएगी और इसी नहज पर वो आगे बढ़ती गई। सेकुलर नजर आने वाले वाजपेयी की जगह कट्टर हिंदुत्ववादी समझे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का सदर बनाया गया। तो अगले ही इलेक्शन में यानी 1989 में इसने 85 सीटें जीती। फिर ये बढ़ती गई, जैसा कि 1991 में 120 सीटें, तो बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद साल 1996 के बाद ये हो गई 161 सीटें। गलत पार्टी में सही शख्स करार दिए गए साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2004 के इंतखाबात बीजेपी हार गई। फिर अगले 10 सालों तक कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन उसके बाद साल 2014 में कांग्रेस के मुकाबले में आए साल 2002 गुजरात फसादात के लिए कई शख्सियात की जानिब से जिम्मेदार ठहराए गए
नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आवाम से काला धन वापस लाने, पेट्रोल व डीजल की कीमतें 40 से 50 रुपए करने, नौकरियों का पिटारा खोलने, डॉलर से ज्यादा रुपये को मजबूत करने समेत कई लुभावने वादे किए और आखिरकार इख्तिदार में आ गए। हालांकि इन वादों में से एक वादा भी पूरा ना हुआ है और ना इसके पूरा होने के कोई आसार नजर आते हैं। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी की जानिब से राजधर्म की नसीहत पाने वाले नरेंद्र मोदी ने जो साल 2014 से मुल्क में धर्म अधर्म की राजनीति शुरू कर रखी है, उसमें कांग्रेस तो बह गई, साथ ही साथ नफरत की भी ऐसी हवा बहने लगी जिसमें आए दिन कई मासूम बेगुनाह जानें जाय होती जा रही हैं और समाज के एक तबके के खिलाफ गुस्सा बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के साबिक कारकुन और राइटर शिवम सिंह का कहना है कि हिंदुत्व वोटर पार्टी का बुनियादी वोट बेस है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं कि वो इलेक्शन जीत सके। वो उत्तर प्रदेश में हालिया रियासती इलेक्शंस का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों ने वहां बीजेपी को उसके हिंदुत्व के नजरिए की वजह से वोट दिया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जिसने फ्री राशन और अमन अमान के लिए वोट दिया। शिवम कहते हैं कि ये वो बीजेपी नहीं है जो सन 2014 में थी। बुनियादी तौर पर बीजेपी एक ही मसले पर 2 इलेक्शन लड़ने पर यकीन नहीं रखते। वह अदम इत्मीनान पर इख्तिदार में आए थे और अब मोदी की मजबूत इमेज बेच रहे हैं। बीजेपी, जिसे कभी आरएसएस के एक यूनिट के तौर पर देखा जाता था, अब आरएसएस से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। जिस तरह पूरे मुल्क में बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड या फिरका परस्ती का रंग भी गहरा होता जा रहा है। लेकिन मेरी तरह कई इंटेलेक्चुअल, सियासी माहिरीन, तारीखदान ये मानते हैं कि बेशक मुल्क इस वक्त संगीन दौर से गुजर रहा है, रात काफी तारीख है, लेकिन इस तारीकी को चीरने के लिए एक मामूली सी किरण ही काफी है और वो दिन दूर नहीं जब नई सुबह का आगाज होगा। हमारा भारत आज से ज्यादा महान होगा। इस्लाम, मुसलमान, जात पात पर मुबनी नफरत भरी सियासत न होगी, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जय जवान जय किसान का बुलंद होता नारा जरूर होगा। आज के जांच पड़ताल के एपिसोड में बस इतना ही। खलील फरहाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए PPN चैनल।